उचित नहीं होता। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जिस फॉर्म में रिलीज हुआ है वो उसी फॉर्म में अगर नुकसान करेगा तो प्राइमरी होगा, लेकिन अगर उसने बाहर आकर किसी से रिएक्ट करके कुछ नया बना दिया तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, बात समझ में आएगी। जैसे आप सब बच्चे जानते हैं कि कार चली, धुआं निकला, और धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, यहां पर हाइड्रोकार्बन भी है, यहां पर लेड भी है। ये सब धुआं 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 है बेटा, इतना कुछ धुएं में बाहर आ रहा है। और इन सब ने आकर अगर ऐसे ही नुकसान करना शुरू कर दिया तो ये कौन से पॉल्यूटेंट? अगर इन सब ने आकर ऐसे ही नुकसान करना शुरू कर दिया, वो लगाएं कि वो वाला बोर्ड? अच्छा, तो कहां से आएगा वो? अच्छा, वहां से जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंजीनियर साहब वहीं से कर्सर घुमा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो डॉक्टर्स, आप भी देखो बेटा, आपको वैसे बैठे बैठे दूर से इलाज करना है तो ठीक है, बस रुक जाओ रुक जाओ। ठीक बात। तो बेटा यहाँ ब्लैंक वाला ही ठीक है, ये अच्छा नहीं है? अरे अच्छा है बेटा, इसमें चलो ये पता तो ऐसा, फिर अगला दूसरा लेंगे, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, बस तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए बस। प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक बात है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पे चर्चा चल रही थी। आप सब बच्चे इधर देखेंगे, कोई आपस में बात और चित नहीं। मैंने आपसे कहा था अभी अभी कि कार चली, धुआं निकला, और धुएं में बहुत कुछ बाहर आया था। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, X equals to 1 2 3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, लेड, ये सब आया था बेटा। यहां पर हाइड्रोकार्बन में दो नाम जरूर याद रखना, एक तो 3,4 बेंजोपाइरीन, 3,4 बेंजोपाइरीन और बेंजीन। ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल और डीजल जब इंजन में बर्न होता है तो कंप्लीट बर्न नहीं हो पाता, बहुत कुछ अनबर्न बाहर आ रहा है, और वो जो अनबर्न बाहर आता है वही तो धुआं है। और उसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन बाहर आ रहे हैं उसमें 3,4 बेंजोपाइरीन और बेंजीन, ये जरूर ध्यान रखें। अगर इन्होंने ऐसे ही नुकसान करना शुरू कर दिया तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो जाएंगे, और अगर इन्होंने किसी से रिएक्ट कर लिया तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएंगे। जैसे बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, आप सब बच्चे जानते हैं, एस्फाइक्सिया करती है। एस्फाइक्सिया स्टेट ऑफ सफोकेशन है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके उसे ऑक्सीजन के साथ फ्यूज नहीं होने देता, तो इसे आप एस्फाइक्सिया कहेंगे। मैं आगे लिखूंगा, चिंता मत करो, भी सुन लो। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करती है। सल्फर ऑक्साइड ना, एसिड रेन तो सेकेंडरी है। सल्फर ऑक्साइड अगर प्राइमरी फॉर्म में नुकसान कर रही है तो क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन कर रही है, क्लोरोफिल को तोड़ देती है बेटा। नाइट्रोजन ऑक्साइड लंग्स कैंसर कॉज कर देती है। हाइड्रोकार्बन चाहे कोई भी हो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कोज करते हैं। और यहां एक बात सब बच्चे जान लीजिए, 3,4 बेंजोपाइरीन सिगरेट स्मोक में भी होता है।
कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कोज करता है। बेटा यहाँ लेड वही है, ये लेड वही है जिससे मैगी बैन हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर लेड कंसंट्रेशन पाया गया था। ये किडनी खराब कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। यहाँ पर ये घातक है बेटा सबके सब। आप चाहो तो इसके अंदर डीडीटी का नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि वो भी जिस रूप में आता है उसी में नुकसान करता है। तो ये सब कम खाओ बेटा। अब आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये अगर बाहर आकर किसी से रिएक्ट करके कुछ नया बना लेंगे तो सेकेंडरी कहलाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये रही इंडस्ट्रियल चिमनी, और ये रहा कार स्मोक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनसे सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर आ रहे हैं। ये एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करके H2SO4 HNO3 बना देते हैं, और ये सब बरसात के पानी में घुल घुल के नीचे आते हैं। बरसात के पानी की पीएच एसिडिक हो जाती है। ऐसी रेन, समझ पा रहे हैं आप? ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी? क्योंकि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, किसी से रिएक्ट करके कुछ नया यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ ये जो भी सल्फर ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके इन्होंने यहाँ पर H2SO4 HNO3 बनाया, जो एसिड रेन कॉज कर रहा है। इसके अलावा अभी अभी आपने हाइड्रोकार्बन देखे ना बेटा, ये सारे हाइड्रोकार्बन NO और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो पान बनाते हैं। हाँ, पान बनाते हैं बेटा, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है जो बहुत खराब है पान। NO2 भी बनता है और ओजोन भी बनती है। ये सब के सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यहाँ पर कहलाते हैं बेटा। ओजोन, ये अच्छी वाली ओजोन नहीं है, ये गंदी वाली ओजोन है। सब बच्चे अच्छी और गंदी में फर्क जानते हो? बिल्कुल गजब, मैं समझ गया बेटा। ये रही हमारी अर्थ, और यहाँ पर ये रहा हमारा ट्रोपोस्फियर, ये रहा हमारा स्ट्रेटोस्फियर। अरे वो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फियर में है, वो अच्छी है कि गंदी? जो ट्रोपोस्फियर में, वो बहुत गंदी है बेटा। क्योंकि जब लोअर एटमॉस्फेयर में रहती है तो उसे हम इनहेल कर जाते हैं। इनहेल कर जाएंगे तो वो लंग्स में डैमेज करती है, एम्फाइसीमा कोज करती है। एम्फाइसीमा, हाँ, लंग सेलुलाई का टूट जाना, और जो नुकसान करती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन जो उसे रोक लेती है जो हमारे को नुकसान कर रहा था, तो वो तो अच्छी ही है ना। तो ये यूवी को रोक लेती है बेटा, तो ये अच्छी ओजोन और ये गंदी ओजोन। साथ के साथ यहाँ पर आप चाहो तो ये भी लिख ही लो कि फॉग प्लस स्मॉग, स्मॉग बनता है। आगे हम चल के पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा आपको लॉस एंजलिस स्मॉग, लंदन स्मॉग बताएंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गए। तुरंत पलट दे पत्ता, क्षति पुत्ता। अगर आपको ये फोटोकेमिकल स्मोक वाला बनता है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा। जल्दी। है, हाँ, वो नहीं, उसमें नहीं होता।
हाँ, ऑटोमोबाइल्स के स्मोक में होता है बेटा, सिगरेट स्मोक में भी होता है बेटा। क्वांटिटेटिव क्वालिटी, अच्छा वापस वही आ गया है पेज तो। ओहो हो, अब अभी अभी चेंज कर देते हैं हम, ताकि अगला पत्ता अपने आप सही आएगा। बस डार्क ब्लैंक, ठीक बात। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो है जो पहले से पार्ट ऑफ नेचर हैं, पहले से नेचर के पार्ट हैं, लेकिन जब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो नुकसान करते हैं। जैसे अभी अभी आप सब बच्चे समझ जाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पहले से पार्ट ऑफ नेचर है, लेकिन जब उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो नुकसान कर रहे हैं। यहां पर बेटा आप साथ के साथ में अगर देखें तो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी यहां पर आ जाएंगे। लेकिन क्वालिटेटिव पहले से नॉट अ पार्ट ऑफ नेचर, पहले से नेचर के पार्ट नहीं है, लेकिन जब इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी आती है तो स्मॉल क्वांटिटी ही घातक हो जाती है, पॉल्यूटेंट बन जाती है। जैसे यहां पर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को देखिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में भारी पड़ जाता है, पहले से एटमॉस्फेरिक गैसेस कंपोजिशन में नहीं है, लेकिन आता है तो नुकसान करता है। यहां पर आप साइनाइड का एग्जाम्पल भी दे दीजिए। साइनाइड ये भी थोड़ी सी क्वांटिटी में भारी पड़ता है, साथ के साथ में डीडीटी ये भी यहां पर है बेटा। साइनाइड तो आपने प्लांट्स में भी इनहिबिटर पढ़ा होगा, प्लांट फिजियो में ईटीएस के टाइम पर सर ने बताया हो, बताएंगे बताएंगे। आखिरी कैटेगरी ये आ रही है पॉल्यूटेंट की, और वो है नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट, एक्चुअली ये सब कैटेगरीज आपकी बायोलॉजी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में तो है। वो केमिस्ट्री एनसीईआरटी भी हो सकती है। तो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मतलब कि जो अपने आप ही हो रहा है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये रहा पैडी फील्ड या मार्शी एरिया, धान का खेत या फिर मार्शी एरिया। आप तो जानते हैं ना कि यहां पर मिथेनोजन बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और मिथेनोजन्स यहां पर लगातार मीथेन छोड़ रहे हैं, लगातार मीथेन छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ बेटा हमने क्या किया, अपने आप ही तो हो रहा है। वॉल्केनिक लावा आ गया, और जब वॉल्केनिक लावा आ जाता है तो उस केस में आप सब बच्चे जानते हैं कि जब लावा आएगा तो यहां पर सल्फर ऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। हमने क्या किया, अपने आप ही तो हो रहा है। जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। हमने क्या किया, अपने आप ही तो हो रहा है। लेकिन जितने भी व्हीकल्स चलाए आपने चलाए, जितने भी इंडस्ट्रीज लगाई आपने लगाए, आपके मुंह में घी शक्कर बेटा। यहां पर ये सब एंथ्रोपोजेनिक, कोचिंग से थोड़ा ना पॉल्यूशन होता है बेटा, कोचिंग से पॉल्यूशन नहीं, नए समाज का निर्माण होता है बेटा। मतलब बच्चों की सोच सुधारनी पड़ेगी इनके, और गलत सोच आ गई आजकल वाले बच्चों। हाँ, इनके लिए एक विशेष प्रोग्राम रखना पड़ेगा, तो इससे सोच में सुधार आएगा। तो ये 8 टाइप हो गए 4 कैटेगरी में। पहला बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल।
दूसरा प्राइमरी, इधर ही सोचो, इधर ही, यहाँ पर प्राइमरी, सेकंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक बात बेटा। आपने जब पॉल्यूशन के टाइप पढ़े हैं तो पॉल्यूशन के टाइप में आपने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन ऐसे तो सुना हुआ है, लेकिन आपने ये भी तो सुना होगा पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, पॉजिटिव पॉल्यूशन, नेगेटिव पॉल्यूशन। आज वो भी हो जाए जल्दी से। ये दोनों टाइप लिख के फिर हम डायरेक्ट एयर पॉल्यूशन पे चलते हैं। पलट दें क्या पत्ता? जोल दे बेटा। आलोक समझ में आ रहा है बेटा आपको? बहुत बढ़िया। आलोक लिख रहा है कि मैं रोडवेज बस में कंडक्टर के साथ बैठकर लेक्चर देख रहा हूं। और फिर आगे लिखा है कि बस बहुत घातक चल रही है। बहुत बढ़िया। टाइप ऑफ पॉल्यूशन। टाइप ऑफ पॉल्यूशन में बेटा यहां सबसे पहले पॉजिटिव पॉल्यूशन, नेगेटिव पॉल्यूशन। बच्चों बोर्ड पे ही ध्यान रखिए, आपसी बातचीत पे नहीं। पॉजिटिव पॉल्यूशन, नेगेटिव पॉल्यूशन। पहली बात, सभी बच्चे इस बात को जान लें कि यहां पॉजिटिव का मतलब कोई भी बच्चा फायदा ना ले। जैसे हमने म्यूचुअलिज्म में पढ़ा था पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वो वाला पॉजिटिव नहीं है। इस पॉजिटिव का मतलब है ऐड करना, प्लस करना। जैसे दोनों पॉल्यूशन सॉइल के लिए यूज किए जाते हैं, पहली बात। अब ध्यान देना इधर, जे रही सॉइल, जे अगर आपने इसमें कुछ ऐसा प्लस कर दिया, कुछ ऐसा ऐड कर दिया जो अनडिजायरेबल है, अगर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को ऐड कर दिया जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, तो उसे पॉजिटिव पॉल्यूशन कहा जाएगा। लेकिन बेटा अगर आपने यहां पर ऐसा कुछ हटा दिया जो डिजायरेबल था, तो उसे नेगेटिव कहा जाएगा। डिजायरेबल सब्सटेंसेस को हटा देना नेगेटिव कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, एक फार्मर अपने खेत में फर्टिलाइजर यूज करता है, बहुत अच्छी बात, लेकिन बताओ, जल्दी बताओ, क्या ओवर फर्टिलाइजिंग अच्छा है क्या? बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो ओवर फर्टिलाइजिंग से क्या यहां पर नुकसान हो रहा है? कौन सा पॉल्यूशन? नगर निगम वाले जो भी कचरा उठा के ले जाते हैं उसे बाहर कहीं गड्ढा खोद के दबा देते हैं बेटा। इस तरह से उसे सैनिटरी लैंडफिलिंग कहते हैं। क्या उसके अंदर प्लास्टिक है? हॉस्पिटल का भी केमिकल है। तो लैंडफिलिंग पॉजिटिव पॉल्यूशन या नेगेटिव? पॉजिटिव। लेकिन तेज बरसात हो गई, बरसों, आप तो जानते हैं ना, जब तेज बरसता है तो बह जाते हैं, तो यहां से टॉप सॉइल रन ऑफ हो गई बेटा। अरे वो चला गया जो यहाँ डिजायरेबल था, मिनरल बह गया, तो उस केस में ये पॉल्यूशन कौन सा होगा? नेगेटिव। डिफॉरेस्टेशन का हो जाना भी नेगेटिव है। यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग करवा देना भी नेगेटिव है। गजब। आखिरी कैटेगरी आ रही है यहाँ पर, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स। फिर उसके बाद एयर पॉल्यूशन को डिटेल से पढ़ेंगे। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। क्या होता है पॉइंट सोर्स? अगर नगर निगम वालों ने, अगर नगर सीवेज पाइप को ऐसे ऐसे जगह पे डाला जो एक क्लोज्ड वाटर बॉडी है बेटा, एक पॉन्ड या फिर लेक,
तो एक स्पेसिफिक साइट को लगातार पॉल्यूट किया ना, और स्पेसिफिक साइट को लगातार पॉल्यूट करना क्या कहलाता है। लेकिन अगर नगर निगम वालों ने सीवेज पाइप का मतलब सीवेज ऐसी जगह पे गिराया जो बड़ी सी रिवर है बेटा, और यहां से आगे चलकर ओशियन को भी पॉल्यूट कर रहा है, तो ये बड़ा एरिया पॉल्यूट कर दिया, तो ये कौन सा पॉल्यूशन कहलाएगा, नॉन पॉइंट सोर्स। बताओ बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, इंडस्ट्रियल चिमनी से निकला हुआ धुआं नॉन पॉइंट सोर्स है, क्योंकि तो हवा में बहुत फैल जाएगा, तो लार्ज एरिया पॉल्यूट कर देगा, उसे नॉन पॉइंट सोर्स कहेंगे। अब यहां आउटडोर इंडोर मोबाइल फिक्स सोर्स नहीं बताएंगे, छोड़ दो उनको। आगे बढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन पे। जो पिछले साल वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए बोला, उनकी नोटबुक में ये भी होगा, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे इसे ना, ये पढ़ना है। एयर पॉल्यूशन डिटेल देखते हैं। अब तक क्लियर है बेटा अच्छे से। जल्दी। हटा दो अब। चलिए बेटा, अब एयर पॉल्यूशन डिटेल से पढ़ रहे हैं, हमारी बायोलॉजी एनसीईआरटी का पार्ट भी चल रहा है, ध्यान दीजिए। एयर पॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, ये गैसियस भी होता है और पार्टिकुलेट भी होता है। पार्टिकुलेट उसे कहते हैं जो कि पार्टिकल से होता है, छोटे छोटे कण से हो रहा है। गैसियस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा, गैस से जो हो रहा है। पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन, पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन में पार्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास चौक डस्ट होती और उसे मैं आपके सामने ऐसे फेंकता, तीन तरह के पार्टिकल निकलते। पहला, जो सबसे हैवी, अभी अभी सेटल हो जाता। दूसरा, उससे थोड़ा लाइट, थोड़ी देर बाद सेटल हो जाएगा। और तीसरा, इतना छोटा पार्टिकल है कि नीचे आ ही नहीं रहा, हवा में ही घूम रहा है। और जो हवा में ही घूमता है उसे सस्पेंडेड पार्टिकल कहते हैं। कौन सा पार्टिकल? तो जो पहले जो नीचे आ गए दोनों, उनको तो कहोगे सेटलेबल, और जो हवा में ही घूम रहा है वो क्या है, सस्पेंडेड। तो पार्टिकल दो प्रकार के हो गए, सेटलेबल और सस्पेंड। जनरली कहा जाता है कि ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज 10 म्यूएम से ज्यादा होती है वो तो सेटलेबल होते हैं, लेकिन ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज 10 म्यूएम से कम होती है उन्हें आप सस्पेंडेड कहते हैं। वैसे तो 10 म्यूएम से कम वाले पार्टिकल सस्पेंडेड है, लेकिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, इन्होंने हमसे कहा है कि एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसकी साइज 2.5 म्यूएम के बराबर या उससे कम होती है वो सबसे ज्यादा घातक होता है, वो सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। यहां पर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसकी साइज 2.5 म्यूएम के बराबर या उससे कम, जिसे आप पीएम 2.5 के नाम से पुकारते हैं। तो पीएम 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर जो जिसकी साइज किसके बराबर है, 2.5, उसको कहा जाता है एसपीएम बोले तो, सीपीसीबी बोले तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये ध्यान रखेंगे।
और ये सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे लंबे टाइम तक हवा में है, इसे इनहेल करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और जब इनहेल होगा तो लंग्स में डैमेज करेगा, प्री मैच्योर डेथ भी कोज कर सकता है, बहुत घातक है PM 2.5। अगर आप कोटा में कभी इधर CAD सर्कल की तरफ गए हो तो वहां पर डिस्प्ले रहता है और उसमें PM10 PM 2.5 डिस्प्ले में आता है कि कोटा में कितने चल रहे हैं। ये लास्ट पिछले 6-7 महीने से बहुत ज्यादा है कोटा में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा चल रहा है, इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। दिल्ली में यही सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, तो इमीडिएट एक्शन दो बातों पे लिया जाता है, पहला कंस्ट्रक्शन को रुकवाना और दूसरा वहां पर वाटर कैनन से स्प्रे करना, क्योंकि ये पानी में घुलकर नीचे की तरफ आ जाते हैं। बेटा यहां सस्पेंडेड पार्टिकल को आगे फिर मैं डिवाइड करूंगा, ये सॉलिड भी होते हैं और ये लिक्विड भी हो सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर जैसे एग्जांपल डस्ट पार्टिकल, साथ के साथ में यहां पर पॉलन ग्रेन्स, जो छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बाय एयर पॉलिनेटेड होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स जब हवा में आते हैं तो इनहेल भी तो होते हैं, एलर्जी कोज करते हैं, है फीवर, नाम सुना? तो ये है फीवर कोज करते हैं बेटा, ये एलर्जेंस होते हैं और ये खराब है। और साथ के साथ में यहां पर आप SOOT, क्या होता है ये सूट? स्मॉल कार्बन पार्टिकल्स इन स्मोक, धुएं में जो हैं उन्हें आप इसी नाम से पुकारते हैं। लिक्विड के अंदर बेटा आप यहां पर लिक्विड पार्टिकल के अंदर हम यहां पर फॉग या फिर मिस्ट भी कह सकते हैं। फॉग जानते हो क्या आप? कोहरा। और मिस्ट क्या होती है? धुंध। दोनों में डिफरेंस, जो बिल्कुल छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में आ जाते, मतलब सबसे ज्यादा छोटे को क्या कहा जाता है बेटा? तो जब वो हवा में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लेकिन वो जो छोटे वाटर ड्रॉपलेट प्लस डस्ट पार्टिकल, वो है फॉग। आजकल मिस्ट कहाँ देखने को मिलती है? आजकल तो फॉग ही चलता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल ही इतने हो रहे हैं बेटा, और गजब की डस्ट अगर हवा में हो जाएगी तो उसके इसमें तो मिस्ट कहाँ से आएगी? मिस्ट देखना है तो आपको जाना पड़ेगा बहुत दूर, या तो आप हिली एरिया में जाइए या फिर आपको, बेटा मान जा लड़ाई चल रही है, एक आध बम गिर गया तो भारी पड़ जाएगा। अच्छा लड़ने ही जा रहे हो वहां पर, ठीक है। एरोसॉल, बहुत से बच्चे जिनका इंडिया में सिलेक्शन नहीं होता वो चले जाते हैं बाहर, वहां के मेडिकल कॉलेजेस को ले लेते हैं, हो जाता है एरोसॉल्स। लेकिन ये सोच छोड़नी पड़ेगी आपको कि यूक्रेन में बहुत बुरी हालत हो गई थी बच्चों की बेटा, इसलिए इस तरह की सोच पे मत जाओ। एरोसॉल, एरोसॉल्स क्या है? स्मॉल स्मॉल लिक्विड पार्टिकल अदर देन वाटर, वो एरोसॉल कहलाते हैं। जैसे आप डीओ हाथ में लीजिए और डीओ ले हाथ में लेकर उसको हवा में स्प्रे कर दो, ऐसी आवाज आती है? अच्छा छोटे 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 अल्कोहल पार्टिकल हवा में आ गए, और जो हवा में अल्कोहल पार्टिकल आ गए वो क्या कहलाएंगे? एरोसॉल। फार्मर्स जब डीडीटी स्प्रे करते हैं तो वहां से भी बेटा एरोसोल आता है। फार्मर्स को ऐसा लगता है कि ये तो लिक्विड है, ये तो नीचे ही गिरेगा, तो लापरवाही के चलते कुछ फार्मर्स अपना माउथ कवर नहीं करते, ये बेटा गलत है।
अरे उसके छोटे छोटे लिक्विड पार्टिकल हवा में आके इनहेल भी होते रहते हैं। कुछ बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है कि खेत पे दवाई छिड़क के आया था और घर आके मर गया, क्योंकि वो इतना जहर पी के आया है। तो यहां अगर कभी क्वेश्चन आता है कि डीडीटी स्प्रे करने से कौन सा पॉल्यूशन होता है, तो आपका आंसर तो तीनों ही होगा। एयर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, और वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि बह के ये पानी में भी जाता है। तो एरोसोल्स के ऊपर नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखेंगे। और अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट को एक एक करके जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा। हटा दें? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, और इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड। इनका सोर्स अगर देखते हैं कहां से आते हैं ये, तो ये ऑटोमोबाइल स्मोक से तो आ ही रहे हैं। ऑटोमोबाइल स्मोक से तो आ ही रहे हैं, साथ के साथ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से भी आ रहे हैं, जहां पर यूरिया बनाया जा रहा है। क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कि यूरिया पानी से रिएक्ट करके अमोनिया बनता है, और वही अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है। यहां इसका होने वाला नुकसान अगर हम देखते हैं, तो होने वाले नुकसान में बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड लंग्स में स्वेलिंग कर देता है, ये लंग्स कैंसर कोज कर देता है। दूसरे आते हैं सल्फर ऑक्साइड, और सल्फर ऑक्साइड का सोर्स अगर आप देखते हो, तो इसका सोर्स ऑटोमोबाइल स्मोक तो है ही, थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयला जलाया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। थर्मल पावर प्लांट्स तीनों तरह का पॉल्यूशन फैला देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में कॉल बर्निंग से, कॉल बर्निंग से ये हो रही है कॉल बर्निंग, पानी गर्म किया जा रहा है, और जब पानी गर्म करेंगे तो उसकी स्टीम बनेगी, और उसकी हेल्प से टरबाइन चलवाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। लेकिन जब कॉल बर्निंग होगी, तो यहां से जो धुआं निकलेगा उसके अंदर सल्फर ऑक्साइड बाहर आएंगे, और ऐसा होना एयर पॉल्यूशन का कारण बनेगा। कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल जब हवा में आकर नीचे सेटल डाउन होने लग जाते हैं, पास के खेतों पे जाके वो जमने लग जाते हैं, तो इस तरह का ये सेटल डाउन होना, ये एक तरह से फ्लाई ऐश कहलाता है बेटा। और ये पास के खेतों पे जाके जम जाती है, और वहां की फर्टिलिटी को कम कर देती है। इस तरह का पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन के नाम से पुकारा जाएगा। यहां इस गर्म पानी को जब चेंज करते हैं, तो इसे पास की रिवर में गिरा देते हैं। हम इसको ठंडा करके गिराएं, इतना समय नहीं है, इतने टाइम तक क्या हम प्लांट को बंद रखेंगे? नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट इसमें गिरा दिया जाता है। और जब हीटेड वाटर यहां पर आएगा, हीटेड वाटर यहां पर आएगा, तो यहां का टेम्परेचर, क्या इस तरह का पॉल्यूशन फिजिकल वाटर पॉल्यूशन है?
तो ये तीनों तरह का पॉल्यूशन फैला रहा है, थर्मल पावर प्लांट, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। तो इस तरह का पॉल्यूशन यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। यहां इसके और भी सोर्स अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी से भी रिलीज हो रहा है बेटा। मथुरा की रिफाइनरी सल्फर ऑक्साइड रिलीज कर रही, जिससे एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके वही H2SO4 बन रहा है, और वो आगरा के ताजमहल के व्हाइट मार्बल को पीला कर रहा है, येलो कर रहा है। उसे स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। और स्मेल्टर्स, ये आपको इनऑर्गेनिक में सर पढ़ाएंगे स्मेल्टर्स, और ये भी सल्फर ऑक्साइड, क्योंकि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाली डिवाइस है, सल्फर ऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। होने वाला नुकसान अगर देखते हैं तो क्लोरोफिल को तोड़ देता है। क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन करता है सल्फर ऑक्साइड। यही वजह है बेटा कि लाइकेन सल्फर ऑक्साइड रिच एरिया में ग्रो नहीं कर पाता। इसे आप SO2 सेंसिटिव देखते हैं और इसे पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से पुकारते हैं। पहले लाइकेन ग्रो कर रहा था, अब नहीं है। अगर नहीं है तो उस केस में वहां SO2 बढ़ चुकी है। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से पुकारा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, लाइकेन वाला ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड रिच एरिया में लाइकेन क्यों नहीं ग्रो कर पाता? क्योंकि क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन। पलट दें? एक बार ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से भी आपको पॉल्यूशन पढ़ लेना है, क्योंकि अभी एसिड सर भी आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो जो भी रिएक्शन से रिलेटेड डाउट आएंगे वहां पर वो सर से आप डिस्कस कर ले। बाकी मैक्सिमम पार्ट यहां कवर हो जाएगा उसका पॉल्यूशन है। अच्छा, समझ रहा हूं मैं। हाँ? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हटा दूं? नेक्स्ट आता है तीसरा, और वो है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन्स में आप नाम जानते हो, 3,4 बेंजोपाइरीन, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन,
ये सारे नाम, इसमें से 3,4 बेंजोपायरीन बेंजीन अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, जिसका आना ऑटोमोबाइल स्मोक से हो रहा है। फॉर्मल्डिहाइड को ड्राई क्लीनर्स यूज करते हैं बेटा। मीथेन पैडी फिल्ड या फिर मार्शी एरिया से आ रही है, चाहे जो भी हो, जितने भी हाइड्रोकार्बन है सब के सब कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कोज करते हैं। और इन सारे हाइड्रोकार्बन्स को आपकी ऑर्गेनिक एनसीईआरटी वीओसीज लिखती है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वॉलेटाइल वो होता है जिसे खुला छोड़ दे तो उड़ जाए, तो ये सब के सब वॉलेटाइल है बेटा। और नेक्स्ट और लास्ट है इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आना, इसका सोर्स ऑटोमोबाइल स्मोक है, और इससे होने वाला नुकसान अगर आप देखते हैं तो ये एस्फाइक्सिया कोज कर रहा है, ये स्टेट ऑफ सफोकेशन है बेटा। तो ये तो हो गए प्राइमरी। और अब सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में एसिड रेन और स्मॉग दोनों पढ़ेंगे हम। मिथिनोजन बैक्टीरिया अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, वो रिलीज कर रहे हैं बेटा। पॉल्यूशन बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, लेकिन क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस हर एक बच्चा रोज रोज करना है। कुछ क्वेश्चन, कुछ भी हो जाए, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला आगे, ये ध्यान रख लेना। डायरेक्ट थ्योरी पढ़ के एग्जाम में कभी नहीं बैठा जाता, क्वेश्चन प्रैक्टिस होना ही चाहिए। आज टाइम जल्दी निकला यार, 1 बजने वाली है। 22 से रोज ऐसा हो जाता है। ओहो हो, बस बेटा बस, मेरी आंखें भर आई बेटा। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, और सबसे पहले हम एसिड रेन की ही चर्चा करते हैं। हाँ, जला देते हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल चिमनी, कार स्मोक, बच्चों अब इधर, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में आ गए, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट कर लिया। और अब ध्यान से इधर लिखना बंद। जब भी आज के बाद मैं आपके सामने इस तरह का क्लाउड, इस तरह का बादल बनाऊं, तो आप समझ जाना हवा में। क्या समझेंगे? तो इस बादल के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो सब कहां है? समझ रहे हो बेटा? तो H2SO4 बनता है, HNO3 बनता है, अदर एसिड बनते हैं। अभी से ही कुछ बच्चे आ गए बेटा। यहां जब ये सब हवा में बनते हैं,
तो बरसात के पानी के साथ घुल घुल कर नीचे आते हैं, और जब नीचे आएंगे तो बरसात के पानी की पीएच एसिडिक हो जाएगी। ऐसी रेन एसिड। क्या नॉर्मल रेन वाटर भी एसिडिक होता है? नॉर्मल रेन वाटर एसिडिक क्यों है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल के आती है, कार्बोनिक एसिड बनता है, बताया है मैंने पहले आपको। नॉर्मल रेन वाटर की पीएच कहां तक मानी जाएगी? लेकिन जब जब इससे कम पीएच होने लग जाती है तो उसे आप एसिड रेन के नाम से पुकारेंगे। बेटा अभी इधर आराम से। एसिड रेन को आज दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक तो ये वेट एसिड डिपोजिशन होगा और एक ड्राई एसिड डिपोजिशन होगा। मैं इसे पढ़ाऊंगा आगे, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि ये दोनों जो डिवाइड कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कर रहे हैं। बोर्ड पे बेटा, ये दोनों इस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि हवा का एसिड जमीन पे कैसे लाना है। हवा का एसिड जमीन पे। अगर आपने हवा के एसिड को पानी में घोल कर नीचे लेके आए तो वो कौन सा होगा? ठीक बात है। चलिए अब दूसरा देखो, यहां पर मैंने ये क्या बनाया? हवा में। और जब हवा में यहां पर ये रहे, यहां पर पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, क्या ये जितने भी पार्टिकुलेट मैटर यहां पर है, क्या इसको मैं एसपीएम कह दूं? एसपीएम बोले तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या बेटा यहां पर आप सब बच्चे देख पा रहे हैं कि H2SO4 बना है? क्या HNO3 बना है? और ये पार्टिकल इस एसिड को अपने ऊपर एडजॉर्ब एड 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 और जब एडजॉर्ब कर लेंगे तो क्या पार्टिकल हैवी हो जाएंगे, और हैवी पार्टिकल धीरे धीरे क्या सेटल डाउन हो जाएंगे। क्या हवा का एसिड नीचे आ गया, पानी में घुल के आया कि पार्टिकल के साथ? वेट या ड्राई? अब तो बात समझ में आ गई। तो आपने ये वेट एसिड रेन या ड्राई एसिड डिपोजिशन इस बेसिस पे डिवाइड किया है कि हम हवा से एसिड को नीचे कैसे ला रहे हैं, और जब उसको लाने का तरीका हमने देखा कि पार्टिकल्स के साथ है तो फिर तो ड्राई, और अगर पानी के साथ है तो फिर वो बस। नुकसान तो घने हो रहे हैं बेटा, मनमान, मतलब खूब सारे। और यहां पर होने वाले नुकसान अगर देखते हैं तो इसकी वजह से हमारा एयर, वाटर एंड सॉइल एसिडिक हो गया ना। और जब ऐसे एसिडिक हो जाएगा तो क्या क्या कन्फर्मर पीएच का चेंज झेल पाएंगे? हाँ, 99% एनिमल, 100% प्लांट्स आर कन्फर्मर। पीएच का चेंज नहीं झेल पाते, मर जाते हैं बेटा। इससे हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल ऐतिहासिक धरोहर, इसका स्टोन कैसा हो गया? पीला पड़ जाता है। इसे स्टोन लेप्रोसी कहते बेटा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताजमहल का स्टोन ही इफेक्टेड हो, लाल किला पे भी फर्क पड़ रहा है, और लाल किला का स्टोन येलो नहीं व्हाइट हो रहा है। मतलब समझ जाओ, लाल किला आने वाले टाइम में ताजमहल बनेगा, यही हो रहा है। ताजमहल पीला पड़ जाएगा। गजब हो गया। बहुत बढ़िया।
आगे बढ़े। नेक्स्ट, आराम से, जल्दी जल्दी बेटा, रफ्तार बढ़ा दी जाए। घातक की पावर 100। बहुत बढ़िया, छिपा हुआ है पहले से। बेटा येलो हो रहा है, एसिड, एसिड की वजह से। दीपावली के टाइम पर जो पटाखे हम जलाते हैं, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। वैसे कारण तो पॉल्यूशन ही है। पटाखे भी पॉल्यूशन करते हैं तो वाहन भी पॉल्यूशन करते हैं, ऐसा है बेटा। नहीं 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 नहीं, अब आप बैठ जाए आराम से बेटा, कोई बात नहीं। क्लास को, क्लास को संसद भवन नहीं बनाया जाए। ऑर्डर ऑर्डर, हाँ। माननीय सदस्य आप बैठ जाएं, हाँ। चलिए, नहीं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं, ये सक्रिय सक्रिय राजनेता हैं। उसके बाद फॉग और स्मॉग जब रिएक्ट करता है तो स्मॉग बनता है बेटा। बस इधर इधर बातें नहीं, बिल्कुल ये सेकेंडरी है। तो सबसे पहले आप बच्चों को लिए चलते हैं लॉस एंजलिस। चिंता चिंता मत कर बेटा, बस आप चलो। लॉस एंजलिस स्मॉग को आप फोटोकेमिकल स्मॉग के नाम से भी पुकारते हैं। इसे बेटा लाइट इंड्यूस्ड स्मॉग भी कहा जाता है। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग के नाम से भी पुकारेंगे। कल से कुछ बच्चों की जगह चेंज की जाएगी, उनका स्थान परिवर्तन किया जाएगा कल से क्लास में, क्योंकि वो स्थान उन्होंने ऐसा बना लिया जिन आसपास सारे बैठकर बातें करते रहते हैं बस। लॉस एंजलिस स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, लाइट इंड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ये बेटा यहाँ नाम जो दिए जाते हैं लॉस एंजलिस, लंदन स्मॉग, ये इस बेसिस पे दिए गए हैं कि कहां इनके इंपैक्ट सबसे पहले ज्यादा हुआ। अरे इस तरह के स्मॉग तो हमारे यहां भी बनते हैं, लेकिन इसका पहला बड़ा इंपैक्ट कहां देखने को मिला, उस बेसिस पे नाम दिया है। आप जानते हैं कि लॉस एंजलिस में ऑटोमोबाइल स्मॉग बहुत ज्यादा, और जब ऑटोमोबाइल स्मॉग, ये धुआं ही धुआं, तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन और एनओ, हाइड्रोकार्बन के नाम बताओ। 3,4 बेंजोपाइरीन, बेंजीन, ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन बाहर आए। ये यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे बेटा, हाई टेम्परेचर पर लाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करेंगे। और मैंने ये क्या बनाया, हवा में पान बनता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, साथ के साथ NO2 और ओजोन, ये सब फॉग में मिक्स हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो हवा का कलर ब्राउन हो जाता है, और इस प्रकार की ब्राउन कलर्ड एयर फोटोकेमिकल स्मॉग कहलाती है बेटा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब टेम्परेचर कम रहता है, जब टेम्परेचर कम रहता है तो ये सब आपस में रिएक्ट ही नहीं कर पाते।
क्योंकि इनका रिएक्शन तो हाई टेम्परेचर पर है, तो एज इट इज हवा में रहेंगे। और अगर ऐसा होगा तो हवा का कलर ग्रे होगा। और बच्चों ग्रे कलर्ड एयर अगर बनती है तो उसे आप इनकम्प्लीट फोटोकेमिकल स्मॉग के नाम से पुकारती। इनकम्प्लीट फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। लेकिन अगर कलर ब्राउन हो गया तो ब्राउन कलर हो जाने पे कंप्लीट फोटोकेमिकल स्मॉग के नाम से पुकारेंगे। तो इनकम्प्लीट कंप्लीट आपको कलर से जरूर याद रखना है, कलर से याद रखना ही है। नुकसान तो यहां भी घने हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके अंदर भी तो पान है ना, यहाँ बहुत घातक है पान। पान हमारी आईज और हमारी स्किन में इरिटेशन कोज करता है। पान जलन करता है बेटा। इरिटेशन का मतलब जलन है, आंखों में जलन होती है, चुभन नहीं अरे यार, कहां कहां से लाते हो ऐसे शब्द। तो बेटा कस के कूटा गया टैलेंट है। साथ के साथ ये प्लांट्स में PS2 के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक कर देता है। प्लांट्स PS2 इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक इनहिबिटर है बेटा। ये आपको प्लांट फिजियो में सर बताएंगे। रबर टायर की इलास्टिसिटी कम कर देता है, टायर जल्दी टूटते हैं। पैसे का नुकसान, नुकसान तो कैसा भी हो, पॉल्यूशन है। ओजोन भी है ना यहाँ पर, क्या ये अच्छी ओजोन है? क्यों गंदी है? ट्रोपोस्फियर में है, और साथ के साथ ये एम्फाइसीमा कोज कर रही है बेटा। लंग्स एल्वुलाई को तोड़ देती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को रिजिड बना देती है। और नुकसान तो कैसा भी हो नुकसान ही है। हाई टेम्परेचर क्या कर दे तो, हाँ थोड़ा जोर से बोलना। हाई टेम्परेचर को क्या करो, लो कर दे, तो करते हैं तो रिएक्शन नहीं कर पाए। हाई लाइट की प्रेजेंस में टेम्परेचर अपने आप ही ज्यादा होगा। क्या कुछ लिखने में गलत आया क्या? TEMP वो स्लेश जो लगाया वो हम इतना लिखना चाह रहे हैं कि लाइट की प्रेजेंस में टेम्परेचर हाई है, ऐसा। फोटोकेमिकल कहा ना इसको, फोटोकेमिकल स्मॉग लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, फोटो लाइट इंड्यूस्ड। चलो बेटा तुरंत सीधी फ्लाइट लंदन के लिए आ जाइए। फिर वही बातें, फालतू बात नहीं चलेगी, गलत बातें कभी कभार चलता है लेकिन नहीं, बहुत गलत बात है। पलट दे पत्ता, पीछे वाले बच्चों ने नोट कर लिया भाई? करो बेटा करो, जल्दी से कर लो बेटा।
नेक्स्ट, और वो है बेटा यहां इसे आप कॉल इंड्यूस स्मॉग भी कहते हो, इसे आप इंडस्ट्रियल स्मॉग भी कहते हो, इसे आप क्लासिकल स्मॉग भी कहते हो, इसे आप सल्फर स्मॉग भी कहते हो, इसे आप येलो स्मॉग, इसे आप 5 डेज स्मॉग भी कहते हो, इसे आप रिड्यूसिंग स्मॉग, इसे आप जगह नहीं है स्मॉग भी कहते हैं। बेटा यहां बात 1952 की है। 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच 5 दिन हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। काउंट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप जानते हैं कि लंदन में कॉल बर्निंग, इंडस्ट्रियल कॉल बर्निंग बहुत ज्यादा, और जब कॉल बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है तो इससे जो धुआं 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 बाहर आ रहा है, सल्फर ऑक्साइड बाहर आ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर स्पेशली नाइट में आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, और ये क्या बनाया, हवा में एसिड बनता है बेटा, और हवा का कलर 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 येलो हो जाता है। ये सब फॉग में मिक्स हो गए। वैसे तो ये रूटीन में बनता था, लेकिन इन 5 दिनों में तो हद ही हो गई। इतना भयंकर बना कि लोगों ने इनहेल किया। जब लंग्स में एसिड जाएगा तो डैमेज, 5 दिन के अंदर अंदर 4,000 लोग मारे गए 5 दिन में। तभी तो इसका नाम 5 डे स्मोक रखा है। इसीलिए तो 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 5 दिन बताए हैं। वाटर स्प्रे करके, वाटर कैनन से स्प्रे करके इसको डाइल्यूट करके इसको घोल कर नीचे लाया गया, तब जाके कहीं रिलीफ हुआ, वरना तो और ज्यादा भी दिक्कत हो सकती थी। तो इस तरह से येलो कलर्ड स्मोक जो यहाँ पर बन रहा है वो बेटा लंदन स्मोक होगा। ब्राउन कलर्ड फोटोकेमिकल होगा, ग्रे कलर्ड इन इनकम्प्लीट फोटोकेमिकल होगा। तो ये सारे कलर से भी याद रखने हैं। तो वैसे तो पॉल्यूशन बहुत फैल चुका है, मन कर रहा है कि कंट्रोल करें, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा और फैलाए, और इसके लिए आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का इंट्रोडक्शन तो आज ही होगा बेटा, क्योंकि क्लास को शुरू होने में 5 से 10 मिनट का समय लग गया था, तो उस समय को रिकवर किया जा रहा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, कल संडे भी है, वैसे भी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको घर पे पढ़ने का कुछ ज्यादा मटेरियल चाहिए कल के लिए। तो बहुत दिनों में आया है संडे, तो उतने 7 दिन में आया है वो तो। ना बेटा ना, सब अच्छे बच्चे हैं। नहीं है? बस बेटा बस।
ग्रीन हाउस इफेक्ट, पीछे वाले बच्चे बोर्ड पर देखें। ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने एनसीईआरटी, बायोलॉजी एनसीईआरटी में भी बहुत डिटेल है इसका। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नॉर्मल फिनोमिना है, एक नेचुरल फिनोमिना है, होना चाहिए, जरूरी है, ये हो रहा है। तो आज हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है। अगर ये नहीं होता तो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 होता। अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट का सीधा मतलब समझना चाहते हैं तो कार को 1 घंटे तक धूप में पार्क कीजिए, फिर उसके अंदर जाके बैठ जाइए, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब समझ में आ जाएगा। बाहर से आने वाली हीट अंदर आती है, लेकिन अंदर की हीट पूरी तरह से बाहर, अंदर का टेम्परेचर बाहर से, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट है बेटा, उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यहां जो शब्द ग्रीन हाउस आ रहा है वो प्लांट्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करवाने के लिए स्पेशल डिवाइस बनाई जाती है, उसे ग्रीन हाउस के नाम से पुकारते हैं बेटा। जैसे हम चाहते हैं कि कोटा के प्लांट को शिमला में लगाएं, अगर ऐसा करेंगे तो उसके लिए वहां स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। स्पेशल ग्लास हाउस बनाया है हमने, बाहर से आने वाली लाइट अंदर आती है, हीट अंदर आती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से बाहर, हाँ, अंदर का टेम्परेचर बाहर से, यही तो ग्रीन हाउस है बेटा। वो डिवाइस जो प्लांट को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे ग्रो करवाती है उसे फाइटोट्रॉन भी कहते हैं। किस नाम से पुकारेंगे? स्टेटमेंट आ रहा है, ग्रीन हाउस एक प्रकार का फाइटोट्रॉन है, लेकिन सारे फाइटोट्रॉन ग्रीन हाउस नहीं है। अगर मैं शिमला के प्लांट को कोटा में लगाऊंगा तो उसको मैं कम टेम्परेचर पे रखूंगा, फाइटोट्रॉन तो बनाऊंगा, ग्रीन हाउस नहीं। और ग्रीन हाउस तो हाई टेम्परेचर के लिए बनाया जाता है ना, तो उसके लिए हमने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वाली डिवाइस तो बनाई है, फाइटोट्रॉन तो बनाया है, लेकिन ग्रीन हाउस नहीं बना। चलिए हमारी अर्थ पे ये कैसे चल रहा है आओ समझ लेते हैं बेटा। ये बात एक बार में पहुंचनी चाहिए हर एक बच्चे तक, ध्यान से। ये रही हमारी अर्थ, देखते हैं यहां पर, इससे बना लेते हैं, बन जाओ अर्थ, बन गए, ठीक बात है। हाँ चलो, ये रहा हमारा ट्रोपोस्फियर। हमारे ट्रोपोस्फियर में कई सारी गैस का कंपोजिशन है, CO2, CH4, CFC, N2O। होने को तो कई सारी गैस है, लेकिन मैंने इन 4 का नाम लिखा जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस के नाम से पुकारते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इन 4 को ही ग्रीन हाउस गैस क्यों कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर में आंसर मिल जाएगा, देखते रहिए। यहां पर हमने इन 4 को इस तरह से यहां पर रख दिया, और इसे देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि इन गैसेस ने अर्थ के ऊपर एक चादर, एक ब्लैंकेट बना रखा है। जब सन से लाइट हमारी अर्थ सरफेस की तरफ आती है तो सब बच्चे जानते हैं पूरी लाइट अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पाती, 1/4 बीच में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, 1/4 बीच में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, अराउंड हाफ हमारी अर्थ सरफेस पे आती है। और जो अर्थ सरफेस तक पहुंच रहा है
उसका लैम्डा कम, एनर्जी पेनिट्रेशन, लेकिन जब सरफेस से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होगी तो क्या उतनी ही एनर्जी के साथ होगी कि कम? एनर्जी में कमी क्या लैम्डा बढ़ा देती है? आपके एनसीईआरटी लिखती है कि लैम्डा बढ़ के इंफ्रारेड की रेंज में चला जाता है, आईआर की रेंज में चला जाता है। एक बात सब बच्चे कान खोल के सुन लेना, टोटल एटमॉस्फेरिक गैसियस कंपोजिशन में ये 4 गैस ऐसी है जो रिफ्लेक्टेड आईआर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का नेचर होता है। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए के लिए ब्लू और रेड लाइट बताया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या आप? और जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वो कलर हमें अपनी आंखों से दिखता है। समझ पा रहे हैं? जैसे आप बच्चों की टी शर्ट ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रही है तो मुझे ब्लू दिख रही है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का नेचर है बेटा। तो जो ये 4 गैस है वो रिफ्लेक्टेड आईआर को एब्जॉर्ब करने की सबसे ज्यादा नेचर रखती है, और रिफ्लेक्टेड आईआर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हीट की फॉर्म में रिलीज करती है। और ये हीट जब हमारी अर्थ सरफेस पे आती है तो हमारा अर्थ सरफेस गर्म हो जाता है, और अर्थ सरफेस का इस प्रकार से गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। कुछ कुछ क्लियर हुआ? बात पहुंच पा रही है बेटा? टोटल एटमॉस्फेरिक गैसियस कंपोजिशन में हमने इन 4 को ही ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा? जितने भी गैसेस हैं उनमें से ये 4 वो है जो रिफ्लेक्टेड आईआर की एनर्जी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, दोबारा एक बार फिर सभी बच्चे मुझे यहाँ पर बताएंगे हमने यहाँ पर कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से पुकारा है? CO2, CH4, CFC, N2O, यही है बेटा। CO2 60%, CH4 20%, CFC 14%, N2O 6%। जरा परसेंटेज दोबारा बताओ। CO2, CH4, CFC, N2O 60%, 20%, 14%, 6%। गैसियस कॉम्पोजिशन नहीं है, गैसियस कॉम्पोजिशन ग्रीन हाउस में किया गया पार्टिसिपेशन है, ग्रीन हाउस में किया गया पार्टिसिपेशन है। समझ जाओ रे बेटा, समझ पा रहे? सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है? CO2 का है। लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में हम देख रहे हैं कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हमने 1956 में देखा तो ये 280 ppm हुआ करती थी। जब हमने 2001 और 2 में देखा तो ये 368 ppm हो गई। आज तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि ये 394 से 400 ppm तक पहुंच चुकी है। उस गैस का कंपोजिशन लगातार बढ़ता जा रहा है जिसका ग्रीन हाउस में पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा। तो आने वाली हीट का अमाउंट कम या ज्यादा? अर्थ सरफेस उतना ही गर्म या एक्स्ट्रा वार्म? और अर्थ सरफेस का ऐसे एक्स्ट्रा वार्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ये बात पहुंची? स्टेटमेंट आ गया। बस इतना ही पढ़ेंगे, चिंता मत करो। बाहर बच्चे खड़े हैं, उनको अंदर आना है, तो आप आराम से जल्दबाजी मत करना। पहले एक स्टेटमेंट सुनो। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ही होता तो मैं पॉल्यूशन में पढ़ाता ही नहीं। काय का पॉल्यूशन है? वो तो अच्छी बात है, होना चाहिए, जरूरी है। अरे वो तो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा है इसलिए पॉल्यूशन है बेटा। और इसकी वजह से क्या हमारी अर्थ का मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है?
हमारी अर्थ का मीन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 0.6 डिग्री और वैसे 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या आइस के पिघलते हैं, रिवर में फ्लड आती है, ओशन का वाटर लेवल बढ़ता है, आइलैंड्स डूबते हैं, कोस्टल एरिया के डूबने का खतरा आता है, ट्रोपोस्फियर ज्यादा गर्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर ठंडा हो रहा है। अभी तो ऐसे चल रहा है, हाँ ठीक है, अभी तो कुछ भी कह दो मतलब। चलो ये चर्चाएं और आगे बढ़ाएंगे हम। जाओ, ये इधर वाले इधर से निकल जाओ, तो फिर इधर वाले इधर से निकल जाओ बेटा, जल्दी निकल जाओगे। चलो बाहर चलते हैं, आ जाओ, ये दे दे बेटा।